Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 4, that is structure of atom. So in previous lecture we have studied about the atom and its first model, that is Thomson model of an atom. So in this lecture we will study about the next model of an atom, that is Rutherford model. So let us start with the lecture. Now, the second model is given by Rutherford, that is known as Rutherford model of an atom. So, this model was based on an experiment in which a alpha particle was bombarded on a thin gold foil. So, basically इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने पतली गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे. एंड ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे कौन से, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, दैट्स वाई इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक, तो आपके पास एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो, जो इसमें ग्रीन कलर की आपको बड़े बड़े स्फेरिकल फॉर्म दी हुई है. दीज आर द एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल. एंड जो सबसे लेफ्ट पे आपको पॉजिटिव चार्ज एटम्स दिए हैं या पॉजिटिव चार्ज कुछ पार्टिकल्स शो करे हैं, वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं. ठीक, सो उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं उन पे स्ट्राइक करवाए. ठीक, और जब ये पॉजिटिव चार्ज जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट मैनर में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बट जिस तरीके से भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे उसने उन चीज़ों को नोटिस किया. ठीक, सो इसके आगे उसने क्या चीज़ करी, जो नोटिस किया उसने इस चीज़ को कंक्लूड करके अपना एक मॉडल दिया. ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पढ़ते हैं, उसने किया क्या पहले एंड उसने मॉडल अपना कैसे बताया क्या चीज़ होती है ना. अब जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किए थे, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या थे, दे आर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास, मतलब उसका 4 मास था और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे. अब हमें पता है 2 पॉजिटिव चार्ज किस पे होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, दैट इज़ हीलियम. सो बेसिकली जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किए थे वो हीलियम पार्टिकल्स थे. ठीक, एंड जब उसने ये चीज़ गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाई तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया. अब उसने वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेटली पास कर गए गोल्ड फॉइल में से, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए. ठीक, और उसने क्या ऑब्जर्व किया, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे. एंड आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, मतलब 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, मतलब 12,000 अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चलें तो 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि स्ट्राइक होके वापस रीबाउंड हो रहा था, मतलब वापस आ जाता था. ठीक, तो हम डायग्राम से अब इस चीज़ को देखते हैं. तो देखो आप इसमें देख सकते हो, जो हमारे पास सबसे फर्स्ट पार्टिकल है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, सेकेंड पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया. मैं टॉप से बात कर रहा हूँ कि टॉप से जो फर्स्ट पार्टिकल है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, सेकंड बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, थर्ड भी स्ट्रेट चला गया, फोर्थ डिफ्लेक्ट हुआ, पर देखो फर्स्ट वाले से ज़्यादा डिफ्लेक्शन है फोर्थ में. ठीक, फिफ्थ फिर से डिफ्लेक्ट हुआ, अगेन उसकी डिफ्लेक्शन और ज़्यादा है. देन सिक्स्थ वन फिर स्ट्रेट निकल गया एंड सेवन्थ वन फिर से स्ट्रेट चला गया. अब जितनी ये डिफ्लेक्शन है, एक चांसेस ऐसा भी होगा कि ये बिल्कुल वापस चला जाए, जिस पाथ पे आएगा कि उसी पाथ पे वापस भी जा सकता है. ठीक, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, जैसे सेकंड, थर्ड और जो लास्ट के 2 पार्टिकल्स थे, आप देखो बिल्कुल स्ट्रेटली पास आउट हो गए वो. ठीक, तो कुछ डिफ्लेक्शन के बिना ही निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल है, सिक्स्थ पार्टिकल है, अगर आप देखोगे तो ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. और आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ 12,000 जो पार्टिकल्स हैं वो रीबाउंड होंगे. रीबाउंड मतलब वो जिस पाथ से आए हैं वो बेसिकली वापस उसी पाथ पे चले जाएंगे. ठीक, तो उसने बेसिकली ये 3 ऑब्जर्वेशंस ही करी थी अपने एक्सपेरिमेंट से. उसने उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ कंक्लूड किया कि मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, वो चीज़ क्या चीज़ जो उसने ऑब्जर्वेशंस की थी, उन ऑब्जर्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. ठीक, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, that most of the space inside the atom is empty because alpha particles passed through the gold foil. उसने क्या कहा कि मोस्टली जो स्पेस है एक एटम में वो खाली स्पेस है, क्योंकि ये खाली स्पेस है तभी वो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट पास आउट हो गए. ठीक है, मतलब बिल्कुल निकल गए बाहर. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई अ वेरी लिटल स्पेस. तो उसने सेकंड क्या कहा कि बहुत कम डिफ्लेक्शन देखने को मिली. क्यों? बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है एक एटम के अंदर वो बहुत कम है. अब देखो डिफ्लेक्शन क्या होगी, तो सेम चार्जेस ही देंगे, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो डिफ्लेक्ट तो करेंगे ही नहीं.
ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स वो जिससे भी जाके डिफ्लेक्ट हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रीबाउंडेड बैक shows all positive charge and mass of the gold atom is concentrated in a very small volume within an atom। तो उसने कहा क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रही थी ये बहुत स्मॉल एरिया से हो रही थी, आप कह सकते हो बहुत छोटी सी जगह से हो रही थी। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटी सी जगह से डिफ्लेक्शन हो रही है ये बिल्कुल सेंटर में, एक एटम के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा वॉल्यूम है जहाँ से डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है। तो उसने कन्फाइन कर दिया कि जो सेंटर का एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है। The radius of nucleus calculated was 105 times less than the radius of an atom। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पूरा एटम का रेडियस देखता हूँ तो उसका जो रेडियस है वो एक न्यूक्लियस के रेडियस से ऑलमोस्ट 105 टाइम्स बड़ा है। मतलब एज कम्पेयर टू द होल एटम न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ कंसनट्रेटेड इन सेंटर। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड की जो उसने कंक्लूड करके अपना ये एक कंक्लूजन्स प्रोवाइड करें कि अकॉर्डिंग टू हिम जो मॉडल ऑफ एटम है उसमें ये चीज़ें ये जो फीचर्स हैं ये उस एटम के होंगे। ठीक है। देन आफ्टर दैट उसने क्या किया, अपना एक पूरा न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का। तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसने अपने कंक्लूजन्स में यही कहा था कि सेंटर में एक पॉजिटिव मास है जो कि एज़ कम्पेयर टू द होल एटम थोड़ा छोटा है। ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक। ऑल मास रिजाइड्स इन न्यूक्लियस। अब उसने क्या कहा था कि सारा मास है एटम का वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के ही अंदर है। उसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स थे। ठीक। और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी थे। ठीक। तो उसने क्या कह दिया कि जो सारा मास है एक एटम का वो न्यूक्लियस के ही अंदर होगा। नाउ थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। तो उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उसने ऐसा नहीं कुछ बताया था कि ये ऑर्बिट फिक्स हैं या कैसी हैं, बट उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। ठीक। द फोर्थ थिंग इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। सो वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी उसके कंक्लूजन से कि उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू एटम के साइज से 105 गुना, मतलब 105 टाइम्स जो है वो स्मॉल है। न्यूक्लियस छोटा है, एटम बड़ा है। ठीक है। तो उसने अपने मॉडल में क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है एटम का वो एटम से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक। सो ये तो उसने अपना मॉडल दे दिया, बट अगेन इस मॉडल के भी कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी। तो देखो उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं इस मॉडल के, वो ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ड्रॉबैक अभी हम देखेंगे तो उसमें से इस डायग्राम से भी समझने की ट्राई करेंगे। तो देखो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज एक्सेलरेशन इट रेडिएट्स एनर्जी। अब देखो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो एक्सेलरेट होगी तो अपनी एनर्जी यूज़ करके ही एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता जाएगा। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन would lose energy and finally fall into the nucleus. Due to this, atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हम मान लेते हैं जो सबसे आपको स्क्वायर फॉर्म में दिया है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज दिया है वो न्यूक्लियस है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होगा तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो ऐसे करते करते एक टाइम ये आएगा कि जाके ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। बट अगर न्यूक्लियस के साथ टकरा गया तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मीन्स एटम तो स्टेबल बचा नहीं, और अगर एटम स्टेबल नहीं है तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलके बनी है, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स वगैरह से मिलके बनी है। तो हमारे आसपास कुछ भी स्टेबल नहीं होता, बट हम जानते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ स्टेबल है। ठीक। तो इट मीन्स जो इसका कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा वो काफ़ी हद तक सही था, बट बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो इसने उस कंसेप्ट के, अपने उस पॉइंट के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो वो इस मॉडल का एक ड्रॉबैक था। ठीक। दिस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर। सो उसका ये जो ड्रॉबैक था कि दैट इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी एंड एट द एंड इट विल स्ट्राइक द न्यूक्लियस एंड बिकम्स अनस्टेबल। तो इसका ये जो ड्रॉबैक था वो किसने सही किया था, बोहर ने। ठीक। सो आज के लेक्चर्स के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।